Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 9, welcome to the biology class. Today we are going to discuss the topic History of the Formulation of Cell Theory, which is mentioned in your chapter number 4 of textbook Cells and Tissues, and the pages are 55 and 56. The first theory related to cell came to us from the ancient Greeks. Who were the ancient Greeks? Yunani, यानी कदीम यूनानी लोग. So in the history of biology, ancient Greeks were the first who organized the data of natural world. सबसे पहले इसमें हमारे पास जो नेम आता है, नेम ऑफ साइंटिस्ट और द फिलोसोफर called Aristotle. So here comes the first contribution of the scientist who was ancient Greek, यानी ये कदीम यूनानी फ़िलोसफ़र यानी अरस्तु के नाम से जाने जाते हैं. इन्होंने बायोलॉजी की तारीख़ में जो मेन काम इनका नज़र आया वो सेल थ्योरी पर ये था कि उन्होंने कुदरती जो दुनिया थी उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इस तरीके से तरतीब दिया कि वो हम तक जो है वो एक मौजूदा दौर में एक यूँ समझ लें कि जदीद तरीके से सामने आया. अगर हम फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी के बुनियाद अगर एरिस्टोटल को करार दें तो ये भी गलत नहीं होगा. सो ही प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड. इनका नज़रिया क्या था? He stated that all plants and animals are related to or somehow related. इनके ख्याल में यानी एरिस्टोटल ये कहते थे कि तमाम पौधे और जानवर आपस में किसी न किसी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कहीं ना कहीं इनका कोई ताल्लुक़ है. बट लेटर ऑन दिस आइडिया gave rise to question like, is there a fundamental unit of structure shared by all organism? लेकिन इस आइडिया पे फिर बाद में कुछ सवालात जो है वो उठने लगे, जिसमें एक अहम सवाल ये था कि क्या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लांट्स और एनिमल्स शामिल हैं, क्या उनका जो वजूद है, उनकी जो बनावट है वो किसी बुनियादी इकाई से मिलकर बनी है? ये सवाल उठते ही बहुत सारे साइंटिस्ट ने एरिस्टोटल के इस ख्याल पे ऑब्जेक्शन जो हैं वो एतराज़ करना शुरू कर दिए. बट बिफोर माइक्रोस्कोप्स वर फर्स्ट यूज इन 17th century, no one knew about with surety that living organisms do share a fundamental unit that is cell. और यहाँ पर हम ये भी बताते चलें कि जब माइक्रोस्कोप ईजाद हुआ और माइक्रोस्कोप के ज़रिए सेल्स को स्टडी किया गया तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का जो इस्तेमाल सामने आया वो 17th century में देखा गया. 17th century में. सो इस बहुत बड़ी इन्वेंशन के साथ यानी माइक्रोस्कोप की ईजाद जो कि पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ 17th century में, कोई भी इस बारे में यकीन से नहीं कह सकता था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी फंडामेंटल यूनिट यानी सेल से मिलकर बने हैं. यानी वो फंडामेंटल यूनिट किसको करार दिया गया? सेल को. और ये फंडामेंटल यूनिट क्या है? ये एक ऐसी बुनियादी इकाई है जिसके बुनियाद पर या जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो एनिमल्स हों या प्लांट्स हों वो वजूद में आए. यानी एक सेल ने ही प्लांट्स और एनिमल को तश्कील दिया. और ये कब सामने आई बात? ये उस वक्त सामने आई जब एक बहुत बड़ी इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन माइक्रोस्कोप की शक्ल में सामने आई. और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ये सबसे पहले इस्तेमाल हुआ 17th century में, जिसके बाद ये क्लियर हो गया कि सेल ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल का फंडामेंटल यूनिट है. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट was presented by a scientist having name Robert Hooke. So Robert Hooke in
1665 actually discovered or described first cell. That is the first time. He actually was a British scientist who was first described the dead cell, not the living cell, dead cells in 1665. According to him, he used his self-made light microscope to examine a thin slice of cork. So, रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहला जो इनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ नज़र आई कि सबसे पहला जो है वो सेल दरियाफ्त किया, यानी सेल की सबसे पहली जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक के हिस्से में आती है। इन्होंने फर्स्ट सेल जो कि डेड सेल था, लिविंग सेल नहीं था, डेड सेल था, इसकी डिस्कवरी के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप का मतलब है कि उन्होंने अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप यानी लाइट माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल करते हुए सेल को ऑब्ज़र्व किया। अब उन्होंने इसके लिए किस चीज़ का इंतखाब किया? उन्होंने एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, क्या था ये कॉर्क? कॉर्क कहते हैं दरख्त की छाल को। कॉर्क कौन सा हिस्सा है? दरख्त की छाल के जो थिन स्लाइस थी, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा था जो डेड हो जाती है, वो लेने के बाद उन्होंने उसके बहुत ही पतला सा टुकड़ा या तराशा जिसे आप कहते हैं स्लाइस की शक्ल में, जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं वो तो बहुत थिक होते हैं, उससे भी पतला उन्होंने स्लाइस लिया, टुकड़ा लिया और उसको अपनी बनाई हुई लाइट माइक्रोस्कोप में देखा। अब उनको क्या नज़र आया? उन्होंने इसको इस तरह से ऑब्ज़र्व किया कि जैसे आप नॉर्मली हनी बी का जो कॉम्ब होता है, क्या चीज़ है हनी बी का कॉम्ब? जिस तरह आपने नाम सुना होगा शहद का छत्ता, तो ये क्या था? हनी कॉम्ब, शहद का छत्ता। तो शहद के छत्ते की मानिंद उन्हें उस थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में क्या नज़र आया? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रफ़ सा इमेज बनाती हूँ आपके सामने। तो इसमें बाकायदा तौर पे आप देखते हैं कि शहद के छत्ते के अंदर इस तरह छोटे छोटे सर्कल्स की शक्ल में बहुत सारे खाने बने होते हैं, चैम्बर्स बने होते हैं। तो उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क में भी इसी तरह के चैम्बर्स या खाने बने हुए देखे, जिनको उन्होंने कहा कि ये कंपार्टमेंट्स बने हुए, यानी अपनी ज़बान में उन्होंने क्या कहा इसको? ये कंपार्टमेंट्स हैं। कंपार्टमेंट्स क्या होते हैं? खाने या चैम्बर्स। अब जब यहाँ तक उन्होंने देखा कि कंपार्टमेंट्स मौजूद हैं तो उसमें क्या चीज़ है, क्या उसमें कोई चीज़ फिल्ड है? तो उन्होंने देखा कि टाइनी एम्प्टी है। टाइनी एम्प्टी मीन बहुत ही स्मॉल है और साथ साथ खाली हैं, यानी उसमें कुछ भी नहीं था, खाली, बिल्कुल कोई भी चीज़ उसमें मौजूद नहीं थी। सो फाइनली ही कॉल्ड दोज कंपार्टमेंट्स इन कॉर्क एज सेलुलाई। अब उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? उसमें से हर कंपार्टमेंट को उन्होंने एक नाम दे दिया, एंड दैट इज़ कॉल्ड द सेलुलाई। एंड his term of celluli came to us in the form of cells। और ये टर्म हम तक कैसे पहुँची? हमने इसके अपनी ज़बान में इसको क्या नाम दे दिया? सेल यानी सेलुलाई को। सेलुलाई हमारे तक पहुँचा तो ये बन गया सेल्स। क्लियर हुई बेटा बात? सो फाइनली दिस इज़ द मेन contribution of Robert Hooke that was actually discovered, or who was actually discovered the first dead cells in the form of celluli, which are actually the compartments. The next contribution is about another scientist, Antony van Leeuwenhoek. Basically, the first living cell were observed few years later by this Dutch naturalist. ये कौन थे? ये हॉलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंटिस्ट थे, यानी एक नेचुरलिस्ट थे, जो कि कुदरत के बारे में मालूम करना या जानने की कोशिश करते हैं। इन साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन हमारे सामने आई वो थी डिस्कवरी ऑफ द फर्स्ट लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स जो हैं वो डिस्कवर किए।
जबकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स डिस्कवर किए थे। सो ही ऑब्जर्व टाइनी ऑर्गेनिजम्स, उन्होंने माइक्रोस्कोप में टाइनी ऑर्गेनिजम्स को ऑब्ज़र्व किया, यानी ऐसे छोटे छोटे जानदार जो कि आँखों से नज़र नहीं आते। और ये जानदार या ऑर्गेनिजम्स कहाँ थे? प्रेजेंट इन पॉन्ड वाटर, तालाब के जो पानी होता है, तालाब के पानी से उन्होंने एक सैंपल लिया, थोड़ा सा पानी लिया, उस पानी को जो है उन्होंने माइक्रोस्कोप में बाकायदा तौर पे देखा, तो उन्होंने फील किया कि उस स्लाइड या उस ग्लास पर जहाँ पर उन्होंने ड्रॉप ऑफ वाटर लिया था, उसमें बाकायदा तौर पे कुछ क्रिएचर्स उनको नज़र आए जो मूव कर रहे थे, यानी कुछ एनिमल्स नज़र आए जो आँखों से नज़र नहीं आ रहे थे। लिहाजा उन्होंने इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप में देखने पर पता किया कि ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बाकायदा एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो कर रहे थे, ज़िंदा थे और हरकत कर रहे थे, उस पानी में बाकायदा तैर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन अपनी करने के बाद फाइनली उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो उन्हें उस सैंपल में नज़र आए, उनको नाम दे दिया एनिमल्क्यूल्स। अब जो टर्म फर्स्ट लिविंग सेल्स की हमारे पास आई वो उन एनिमल से रिलेटेड थी, एंड नाउ दिस टर्म हैज़ कम टू अस एज एनिमल्क्यूल्स। The next scientist was Jean-Baptiste de Lamarck. According to him, nobody can have life if its parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues. de Lamarck कहते हैं, या अकॉर्डिंग टू हिम, उनकी बात यहाँ पर ये की जा रही है कि उन्होंने कहा कि कोई भी ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रह सकता, उस वक्त तक ज़िंदा नहीं हो सकता अगर उसके पार्ट जो हैं वो सेलुलर टिश्यूज़ के बने हुए ना हो। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज़म का वजूद है तो किससे मिलकर बना है? वो सेलुलर टिश्यूज़ से मिलकर बना है, क्योंकि आपको पता होगा कि सेल्स ही टिश्यूज़ बनाते हैं। एक जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिन्हें हम कहते हैं कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मेक अ टिश्यू। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जब तक सेलुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या इसके जो पार्ट्स हैं वो तश्कील नहीं पाएंगे। तो तमाम आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं, उनका सेलुलर टिश्यूज़ से मिलकर बनना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई भी ज़िंदगी जो है वो इनके बग़ैर नामुमकिन है। बैप्टिस्ट डी लामार्क की ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमारे सामने स्टेटमेंट की शक्ल में मौजूद है, उन्होंने प्रेजेंट की थी इन 1809। नाउ द फिफ्थ साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, the name of the next scientist who made his contribution in the formulation of cell theory was Robert Brown. Now, contribution of Robert Brown actually he made in 1831. उन्होंने अपनी contribution इस हवाले से कब पेश की? 1831 में। So in 1831 a British botanist, बॉटनी से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी स्पेशलिटी इनकी क्या थी? ये बॉटनी यानी पौधों में महारत रखते थे। सो ही वॉज अ ब्रिटिश बॉटनिस्ट एंड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। इनकी मेन कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्होंने सबसे पहले सेल के अंदर न्यूक्लियस दरियाफ्त किया। यानी आपने अक्सर देखा होगा कि प्लांट और एनिमल सेल्स में जो मेन फीचर होता है विच इज़ एक्चुअली द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, क्या है ये? न्यूक्लियस। यहाँ पर हम वैक्यूल के साथ न्यूक्लियस यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो आपको राउंडेड शेप में एनिमल और प्लांट सेल में जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस was made by Robert Brown in 1831. Now next two important contribution of these two scientists in front of you. First one Matthias Sheridan and the second one was Theodor Schwann. So in first we can say in 1838
In 1838 a German botanist मैथियास शेरिडन, कौन थे ये जर्मनी से बिलोंग करने वाले एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जो प्लांट्स पर रिसर्च करते हैं। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट जो पौधों पे रिसर्च करते हैं। तो जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक जर्मन बॉटनिस्ट ने 1838 में बिल्कुल एक इनिशियल फॉर्म में सेल थ्योरी का आगाज़ किया, यानी इब्तदाई शक्ल पेश की, जिसके अकॉर्डिंग क्योंकि वो पौधों पे रिसर्च करते थे लिहाजा उन्होंने जितनी भी अपनी रिसर्चेस पेश की वो पौधों से ही रिलेटेड थी। So he studied plant tissues and made the first statement of cell theory in this way, that he stated that all plant cells are aggregates of individual cells which are fully independent. उनके मुताबिक तमाम प्लांट सेल्स इनफरादी सेल्स का मजमुआ है। एग्रीगेट्स का मतलब कलेक्शन है जो कि मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। इंडिपेंडेंट मतलब मुकम्मल तौर पे, यानी फुली इंडिपेंडेंट का मतलब है मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। तो उन्होंने ये बयान दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि तमाम प्लांट सेल्स जो हैं वो इनफरादी यानी अलग अलग सेल से मिलकर बनने वाले एक एग्जिस्टेंस रखने वाले बाकायदा सेल्स हैं और ये हर लिहाज से एक दूसरे से आज़ाद हैं। अपना आज़ादाना काम करने की इनमें सलाहियत मौजूद है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे सामने जो आ रहे हैं वो हैं थियोडर शॉन। थियोडर शॉन presented his idea about the cell theory in 1839, that is just after 1 year later, after the discovery or after the contribution of Matthias Sheldon, and he was actually the German zoologist. Who are the zoologists? zoologist वो साइंटिस्ट होते हैं जो एनिमल्स पे रिसर्च करते हैं। लिहाजा जर्मनी से बिलोंग करने वाले इन साइंटिस्ट ने 1839 में अपनी जो जितनी भी सेल थ्योरी से रिलेटेड अपना जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया वो रिलेट करता था एनिमल से। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी कुछ इस तरह से कि ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। अब आप देख रहे हैं कि दोनों की स्टेटमेंट में अगर कोई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है तो वो क्या है? मैथियास कहते हैं कि प्लांट सेल जो हैं वो इंडिविजुअल सेल्स का मजमूआ है, और यहाँ पर थियोडर कहते हैं, शॉन कहते हैं, जो भी आप कह रहे हैं, एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो इनफरादी सेल से मिलकर बने हैं। यानी यहाँ पर प्लांट का जिक्र है और यहाँ एनिमल्स का जिक्र है। सो दिस इज़ द मेन theory, cell theory, which actually presented in its initial form by these two scientists, and it is basically become, you can also write here, initial form of cell theory. What is the conclusion about all these two concepts? Initial form of cell theory was presented by these two scientists, that is the Sheridan and Schwann. Now the next scientist, Rudolf Virchow. In 1855 a German physician, Rudolf Virchow कौन थे? ये भी जर्मनी से बिलोंग करते थे और बाय प्रोफेशन ये फिजिशियन थे। कौन होते हैं फिजिशियन? डॉक्टर्स। तो ये एक जर्मन डॉक्टर थे एंड ही प्रपोज एन इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी। इनकी जो कंट्रीब्यूशन हमें नज़र आती है वो ये है कि उन्होंने जो पिछली पेश होने वाली जितनी भी सेल थ्योरी थी उनकी एक्सटेंशन जो है, यानी उनको फैलाया। एक्सटेंशन का मतलब है सेल थ्योरी को एक्सटेंड करना, फैला देना, महदूद ना रखना बल्कि इसको वसी पैमाने पर या लार्ज जिसे स्केल कहते हैं उस पर फैलाना। सो ही प्रपोज दैट ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और उन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी जो जर्मन स्टेटमेंट थी, जर्मन लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट दी वो ये थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। यानी उनकी जो जर्मन स्टेटमेंट थी वो क्या थी? ओमनिस
सेलुला ए सेलुला, ओमनिस सेलुलाए सेलुला। आप तेज़ी से अगर पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस जर्मन स्टेटमेंट? जर्मन ज़बान में इन्होंने जो स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी के हवाले से, उन्होंने ये कहा कि तमाम लिविंग सेल्स जो है वो प्री एग्जिस्टिंग अपने सेल से वजूद में आए हैं। क्लियर? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस स्टेटमेंट? दैट all living cells are or arise from previously existing cells। प्री भी आप इसको कह सकते हैं, प्री मीन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी उनके ख़्याल में जितने भी मौजूदा ज़िंदा सेल्स इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं वो कहाँ से वजूद में आए? अराइज का मतलब वजूद में आए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, अपने पिछले या गुज़िश्ता सेल्स से। पिछले सेल्स या गुज़िश्ता जो खलियात, उर्दू में सेल्स को कहते हैं खलियात, तो गुज़िश्ता खलियात से ये वजूद में आए या बने। तो ये इनकी स्टेटमेंट थी जिसके बारे में उन्होंने कहा ओमनिस सेलुलाए सेलुला। आफ्टरवर्ड अनदर साइंटिस्ट लुइस पास्चर in 1862 provided the experimental proof of the idea that was actually proposed or proved by Rudolf Virchow, that is omnis cellulae cellula। सो ओमनिस सेलुलाए सेलुला का जो एक स्टेटमेंट थी, जो एक नज़रिया था जो रुडोल्फ वर्चो ने पेश किया, उसको बाकायदा तौर पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ, किस तरह से, यहाँ मैं लिख देती हूँ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ, यानी तजुर्बात के ज़रिए साबित करके दुनिया के सामने कौन लेकर आया? लुइस पास्चर। तो लुइस पास्चर की कंट्रीब्यूशन भी सेल थियोरी के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मज़ीद जो है वो ऐसे सबूत या शवाहिद जो हैं फराम किए जो तजुर्बात की बुनियाद पर थे, और उन्होंने इस बात को सच साबित किया जो कि रुडोल्फ वर्चो ने इस स्टेटमेंट की शक्ल में पेश की थी कि तमाम लिविंग सेल्स अपने गुज़िश्ता सेल से वजूद में आए हैं यानी बने हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ contributions of different scientists, we are now concluding the topic of formulation of cell theory on this main topic, that is the statement or the final statement, or you can also say the basic statements which are main principles of cell theory. So now we can conclude here that cell theory is regarded as one of the most fundamental knowledge in biology. It has a wide-ranging effects in all fields of research. And after the initial presentation of cell theory proposed by the Sheridan and Shawn, many details of cells were studied and cell theory was extended. That was extended by Rudolf Virchow. And afterwards, the Louis Pasteur provided experimental proof. That idea was actually given or gave by Rudolf Virchow. So 3 scientists were very famous in making and formulating the cell theory. Number 1, Matthias Sheridan. Number 2, Theodor Shawn. And number 3 is Rudolf Virchow. So these 3 great German biologists, their names are actually written in the golden books for formulating of cell theory. Now in the end, I'm just concluding the cell theory on these 3 main principles. Number 1, all organisms are composed of 1 or more cells. So very simple idea that now the cell theory in its modern form includes the following principle, in which the first one is in front of you, that all organism, तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा मोर सेल से वजूद में आए या बने।
और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि तमाम जो जानदार होते हैं या तो यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बने हैं तो यूनिसेलुलर, और अगर ज़्यादा सेल से मिलकर बने हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ cells are the smallest living things, the basic unit of organization of all organisms. लिविंग थिंग की जो सबसे बुनियादी इकाई है उसको हमने कहा है कि वो सेल्स हैं, और यही वो बेसिक यूनिट हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लेवल्स जो है उनको बनाने के ज़िम्मेदार हैं। अगर सेल्स नहीं होंगे तो जितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उनमें मौजूद हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो मुकम्मल या तश्कील नहीं पा सकते। थर्ड थिंग, cells arise only by the divisions in the previously existing cells। यहाँ पर जहाँ हमने बात की कि ऑर्गेनिज़म एक या एक से ज़्यादा सेल से वजूद में आए, सेल्स जो हैं वो सबसे छोटे लिविंग थिंग्स हैं यानी लिविंग यूनिट्स हैं जिनको बेसिक यूनिट की शक्ल में ऑर्गेनिजम्स की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाया गया। और अब बात हम वही करेंगे जो इससे पहले रुडोल्फ वर्चो अपने जर्मन स्टेटमेंट में कह चुके थे कि omnis celluli cellula, सो सेल्स अराइज ओनली बाय द डिवीज़न। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि सेल्स कैसे वजूद में आए। सेल अपने गुज़िश्ता सेल्स की, प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब गुज़िश्ता सेल्स के अंदर होने वाली जो सेल डिविजन्स होती हैं उनके नतीजे में वजूद में आए या बने। सो दीज 3 points, 3 main principles are actually called cell theory. On page number 56 we have another topic, subcellular or acellular particle. So what are subcellular or acellular particles mean? Acellular particles mean that A mean without and cellular mean cell, यानी ऐसे भी दुनिया में ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिजम्स एक लिहाज से नहीं कह सकते क्योंकि वो सेल से मिलकर नहीं बने, तो लिहाजा वो तमाम आपके पार्टिकल्स जो कि सेल से मिलकर नहीं बने या वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द सेल थ्योरी, क्या था वो फर्स्ट प्रिंसिपल आपका कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने। तो यहाँ पर हम वो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा ये कॉन्सेप्ट कि तमाम जानदार एक या एक से ज़्यादा सेल से वजूद में आए हैं सही है या गलत। फॉर एग्ज़ाम्पल सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन फ्रंट ऑफ यू लाइक वायरस, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स, ये कुछ ऐसे नाम आपके सामने इस वक्त आए हैं विच आर नॉट कम्पोज ऑफ सेल्स, यानी ये सेल से वजूद में नहीं है, ये सेल से नहीं मिलकर बने। रादर दे हैव और दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल, लेकिन हम दूसरे लफ्ज़ों में इनको सब सेलुलर या ए सेलुलर पार्टिकल कह सकते हैं। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेलुलर पार्टिकल इज़ नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेलुलर पार्टिकल्स। इनमें जो पहली खुसूसियत इन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है वो ये कि दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम। पहला पॉइंट इनका क्या है? दे डू नॉट रन एनी मेटाबॉलिज्म, इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। इनकी ख़ास बात यह कि कोई भी ये मेटाबॉलिक काम अंजाम नहीं देते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल दूं कि जैसे कि सांस लेने का अमल है, प्रोटीन बनाने का अमल है, तो इनमें से बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो ये ऑर्गेनिज्म जिनको हम ए सेलुलर पार्टिकल्स कह रहे हैं अंजाम नहीं देते, जिनमें वायरसेस, प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स वगैरह शामिल हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज पार्टिकल आर और इज़ दे शो some properties or characteristics
ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से ये भी कहा जा सकता है कि इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो ये पार्टिकल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह शो करते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ खुसूसियात मौजूद हैं, इनके अंदर भी वही खुसूसियात मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे कौन सी एग्ज़ाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे कैन इंक्रीज़ इन नंबर, यानी इनके अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लेकिन इनके अंदर स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन कुछ इस तरह से होती है कि ये अपने नंबर्स में, अपनी तादाद में बाकायदा तौर पे इजाफ़ा करते हैं और इसी तरीके से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होने के भी ज़िम्मेदार हैं। सो दे कैन इंक्रीज़ इन नंबर, यानी तादाद में इजाफ़ा, एंड कैन ट्रांसमिट देयर कैरेक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। इसके अलावा ये क्या करते हैं, अपने जो खुसूसियात हैं, अपनी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे कैन ट्रांसमिट का मतलब ट्रांसफ़र करना, कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम, मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रांसफ़र, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक इनका जो एक ज़रिया होता है अपने खुसूसियात मुंतकिल करने का, वो भी ये अंजाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। So we know that such acellular particles are not classified in any of the 5 kingdom of organism। यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बताती चलूँ कि ये तमाम ऑर्गेनिज़म्स जिनमें वायरस, प्रायॉन्स एंड वायरोइड्स शामिल हैं, किसी भी क्लासिफिकेशन का हिस्सा नहीं है, और जिसमें हमारी मेन क्लासिफिकेशन कहलाती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इवन ये ऑर्गेनिज़म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का हिस्सा भी नहीं है। रीज़न आपके सामने आ गया है, क्योंकि इनको हम ऑर्गेनिज़म ही तस्वुर नहीं करते।